राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, साइकोलॉजी में अपना जो टॉपिक चल रहा था अधिगम, और अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे, जिसमें एक बचा था मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत वो है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो जो ये जीन प्याजे हैं इनकी बात करते हैं, तो ये जीवशास्त्री थे, परंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था। तो देखो, जो जीन प्याजे इन्होंने सर्वप्रथम 1920 से बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि इन्होंने ना खुद के बच्चों पर, स्वयं के बच्चों पर निरीक्षण करके ही मनोविज्ञान को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। तो देखो, इनकी जो एक पुस्तक है 1923 में इनकी जो सबसे पहली पुस्तक लिखी वो है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। फिर बाद में भी ये पुस्तक लिखते हैं, यानी कि 1976 तक। तो देखो, मान लो ये शायद 53 साल के लगभग वहां तक इन्होंने 32 पुस्तकें लिखी थी। तो ये तो 1923 में इनकी इंपॉर्टेंट है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। इनके अलावा द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, काफी है इनकी पुस्तकें। देखो, जीन प्याजे के अनुसार देखो, बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। यानी कि जो बालक है वो वातावरण के साथ संबंध बनाता है, संबंध बनाते हुए जो समझ होती है उसका विकास करता है। और जैसे वातावरण के साथ संबंध बनाता है, जैसे उसको समझ होती है, और वह बच्चा अपने मन का निर्माण के रूप से करता है, क्योंकि वातावरण से ही तो सीखते हैं। अब देखो, यहाँ एक बार देखो, ये जीन प्याजे है, ये देखो जीवशास्त्री थे, ठीक है, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया। और इन्होंने देखो खुद के बच्चों पर निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया था, क्योंकि इनका जो एक पुत्र था लॉरेंट और 2 पुत्रियां थी, उन पर उन्होंने प्रयोग किया था। इनकी जो 2 पुत्रियां थी, एक तो थी ल्यूसीन और जैकलिन, उन पर प्रयोग किया था, और एक अपने पुत्र पर जो लॉरेंट है वो अपने आगे करेंगे। जब इनकी वो सेकंड आती है, ये जो ये पहली आती है स्वेदीपेशीय, यानी कि इंद्रजनित जो अवस्था है, इसमें करेंगे अपने। मैंने आगे सारा विस्तार से करवाया हुआ है, तो ये यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि इन्होंने अपने बच्चों पर निरीक्षण किया था, क्योंकि ये देखो जीवशास्त्री थे, किंतु मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। अब देखो, जीन प्याजे को देखो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद करना कि जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार देखो 4 अवस्थाएं बताई है इन्होंने, क्योंकि जो जीन प्याजे है इन्होंने मानसिक विकास की जो अवस्था है ना, उन्हीं को ही संज्ञानात्मक विकास का है, क्योंकि वो जीवन पर्यंत चलता है। तो अब देखो, इनकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, चारों ही आपको ध्यान रखनी है, और कितने से कितने वर्ष तक कौन सी है ये ध्यान रखनी है। अब इनका ऐसे पूछा जा सकता है कि जीन प्याजे की दूसरी कौन सी अवस्था है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखो, लास्ट की तो आपको ऐसे करना है, लास्ट में बस इतना लो कि मूर्त और अमूर्त, इस जो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है इसको अमूर्त भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप ऐसे रट लो। तीसरी चौथी है वो तीसरी मूर्त है, चौथी अमूर्त है, यानी कि तीसरी स्थूल को ही मूर्त बोलते हैं, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था को अमूर्त। अब इनको चारों को याद करते हैं। देखो, पहली अवस्था है स्वेदीपेशीय या स्वेदनात्मक बोलते हैं, या इंद्रजनित, इंद्रिय जनित जो अवस्था है वो बोलते हैं। अब आप ऐसे लो, क्या इनमें से सबसे पहले जो ई आता है वो सबसे पहले आता है अपने जब स्वर करते हैं, तो देखो, और बाद में व्यंजन आते हैं तो पहले ई आएगा ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पहली इनकी ई नाम से है इंद्रिय जनित अवस्था, इसी को ही स्वेदीपेशीय या स्वेदनात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है ना, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर आगे इनको पूरा विस्तार से करेंगे। एक बार तो यहाँ पर मोटा मोटा इतना ही लिखा है कि 4 अवस्थाओं का नाम क्या है और इनके जो वर्ष है वो लिखा हुआ है। जो सेकंड है वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तो आपको पहली ऐसे रखना है, पहली इंद्रिय जनित यानी कि स्वेदीपेशीय, दूसरी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि देखो पहली तो जन्म से 2 वर्ष, यानी कि 0 से 2 वर्ष हुए, फिर 2 से आप 7 स्टार्ट कर लो, 2 से 7 वर्ष तक की ले लो। जो सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष तक। फिर देखो, तीसरे नंबर पर आती है वो है स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अब यह 7 से हुआ तो 7 से 12 स्टार्ट कर दो। तो जो मूर्त है इसको ठोस सक्रियात्मक भी बोलते हैं, स्थूल, मूर्त या ठोस, जो कि 7 से 12 वर्ष तक है। फिर देखो, जो लास्ट में आती है वो अमूर्त,
अब मूर्त क्या होती है? मूर्त यानी कि कोई भी बंदा है, उसके सामने जो चीज है, जो वस्तु है, बालक सिर्फ उस जो सामने पड़ी चीज है उसी का चिंतन कर सकता है, वो होती है मूर्त, यानी कि मूर्त देख करके। वो 7 से 12 वर्ष तक का बालक होते हैं। फिर देखो 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक आ जाते हैं, वो अमूर्त, यानी कि अमूर्त, जो सामने नहीं है, जो सामने नहीं दिख रही है, उनका भी चिंतन करते हैं, वो आ जाता है इसमें। तो आपको ये चारों तो अच्छे से समझ में आ गई। पहली रट लो, स्वेदी पेश या स्वेदनात्मक या इंद्रिय जनित, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक। स्टार्टिंग में तो देखो जन्म से ही होएगा 2 वर्ष। फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था सेकंड है, जो 2 से 7 वर्ष। और स्थूल या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त यानी कि जो सामने है, स्थूल है, वो 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे बालक आते हैं। और औपचारिक यानी कि जो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल यानी कि जो औपचारिक है, जो अमूर्त है, वो 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब अपने चलते हैं, इनको विस्तार से करते हैं। तो वैसे ये सिद्धांत काफी ऐसे थोड़ा बड़ा है, पर मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आराम से आपको समझा लूंगी। 2 ही पेज पर ये आ जाएगा। शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। जीन प्याजे की देख लो भाई, जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताइए। पहले तो आप लोगों ने नाम रट लिए होंगे, कौन कौन सी 4 आपको याद हो गई और इनके वर्ष भी पता हो गया होगा भी कौन कौन से है। तो देखो मैंने सबसे पहले बताई स्वेदी पेशीय, स्वेदनात्मक या इंद्रिय जनित अवस्था। ये देखो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अब देखो इसमें जीन प्याजे, इन्होंने अपने पुत्र तो लॉरेंट और 2 इनकी पुत्रियां थी, एक तो ल्यूसीन और जैकलिन, इन पर प्रयोग किया था। अब इन पे प्रयोग करके इन्होंने भी अध्ययन किया था जीन प्याजे ने। आगे देखो स्टार्टिंग में जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय तो शिशु क्या होता है, जो बाह्य जगत है उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, बिल्कुल ही बाह्य जगत से उसको थोड़ी पता चलता है। जन्म के समय बच्चे को खुद अपने ऊपर लो, अपने बच्चों के जिनके भी शादी हुई है या फिर नहीं हुई है, तो अपनी फैमिली में जो बच्चे हैं या आप छोटे थे तो आपको इस चीज का पता है कि वो बाह्य जगत से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। वो धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत का उनको ज्ञान, यानी कि जो बाह्य जगत है, बाह्य जगत से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वातावरण से और जो बाह्य जगत है उसका ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे जैसे बड़ा होएगा वैसे वैसे वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वातावरण से, बाह्य जगत है, बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करेगा भाई। और जो शिशु है, देखो शिशु क्या करेगा, देखेगा, जैसे बाह्य जगत में कुछ देखता है या सुनता है, और जैसे ही वो टच करेगा, स्पर्श करता है, या गंध के द्वारा या स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। और वो इंद्रियों के माध्यम से तो सीखता है, जैसे वो देखता है, आंखों से देखेगा, इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा और छोटे छोटे शब्द बोलेगा, जो पहली कर रहे हैं अपने 0 से 2 वर्ष। आप अपने बच्चों पे लो, जब 0 से, जब स्टार्टिंग में जन्म होता है तब तो वो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है बाह्य जगत, और फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके भतीजे या अगर कोई भी फैमिली में बच्चे हैं छोटे, तो वो छोटे छोटे शब्दों को बोलेगा और अपने खुद के जैसे भी माँ है, बाप है, माता पिता, उनको देख करके मुस्कुराएगा। जैसे दादी के पास जाता है तो मतलब उनको थोड़ा पता लगने जाता है, माँ को देखकर मुस्कुराता है। जो मतलब कोई बाहर से, आप लोगों ने देखा छोटे बच्चे बाहर से कोई मान लो आपके पड़ोस में आ गया लेने के लिए उसको, अगर उसको लेता है तो वो अपरिचित होगा, उसके लिए अपरिचित को देखकर वो डरेगा भी। तो ये सारी क्रियाएं होती है, यानी कि वो अपने को देख करके मुस्कुराता है, अपरिचित को देखकर डर जाता है, ये सारी क्रियाएं होती है वो प्रदर्शित करता है। तो ये आती है पहली, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालक होते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था बोलते हैं इनको, स्वेदी पेशीय संवेदनात्मक अवस्था। इसमें देखो सबसे ज्यादा इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट लगा लो, कौन सी में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं खुद ही लगा देती हूँ। पूछा जा सकता है जीन प्याजे की कौन सी जो अवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा उत्तेजना पाई जाती है, तो सबसे पहले वाली है इंद्रिय जनित अवस्था, क्योंकि जो ये अवस्था, इसमें बालक का जो शरीर है और मस्तिष्क है उनके बीच में देखे तो पूर्ण संतुलन नहीं होता है भाई। छोटे बच्चे देखे होंगे, उनके हाथ में मान लो कुछ भी दे देते, चाहे तीखी नुकीली कैसे भी सामान हो ना, तो कोई भी वस्तु दे देंगे तो वो सीधा मुंह में ले लेता है। ज्यादातर बच्चों में क्या होती है, अंगूठा चूसने की भी आदत होती है। छोटे बच्चे, मेरा बेटा भी छोटा था, इसी प्रकार ही करता था। इसी में मैं 2-3 चीजें थोड़ी सी डीपली बता देती हूँ, क्योंकि रीट में तो चल ठीक है, यहाँ तक डीपली थोड़ी सी बातें बता देती हूँ। अगर सेकंड ग्रेड में इस प्रकार के कोई थोड़ी डीपली पूछा जाता है, रीट में इतना सही है, ठीक है ना। अब देखो जन्म से 30 दिन की अवस्था, यानी कि जब जन्म लेता है वो 30 दिन होता है, उस अवस्था को शिशु की जो प्रतिक्रियाएं करता है वो क्रियाएं करता है, उस अवस्था को, यानी कि जो क्रियाएं कराएगा उसको प्रतिवर्त क्रियाएं कहते हैं, यानी कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहा जाता है इसी को। और इस अवस्था में बालक यानी कि मात्र प्रतिवर्त जो क्रियाएं करता रहता है। जैसे प्रतिवर्त क्रियाओं में आप ऐसे लो, मैंने अभी बताया ना, अंगूठा चूसना हो गया ना ऐसे, तो जो चूसण का प्रतिवर्त है
वो सबसे मतलब प्रबल माना जाता है। तो आप लोगों को ये वाली समझ में आ गई होगी। और उसके बाद में जो बालक करता है वृत्तीय क्रियाएं करता है, जैसे कि कोई मान लो काम उसको बार बार दोहराएगा, वो हो जाता है जब 1 माह से लेकर के 4 माह का शिशु हो जाता है। जैसे मान लो छोटा सा 2 महीने का बालक है, यानी कि 2 माह से 1 से 4 माह तक होता है शिशु की जो वृत्तीय क्रियाएं करता है। यानी कि मान लो छोटा सा बच्चा है, आप उसके हाथ में से मान लो झुंझुना देगा, अगर वो झुंझुन ऐसा होता है ना, बजाने वाला झुंझुन सा बजता है, वो अगर वो टच करेगा बालक, जैसे स्पर्श करता है वो ऐसे बज जाता है। जैसे ये आवाज सुनता है तो वो मतलब स्वेदी होकर के उसको मतलब ऐसे दोहराता है, बार बार ऐसे करता है। अगर वो खुद फिर ऐसे हाथ में ले लेगा टच करके, अगर बजाएगा ना, तो अगर वो बजाने में माहिर हो जाता है ऐसे, तो वो खुद बार बार उसी को करेगा। ठीक है, ये वाली समझ में आ गई। आगे देखो, पहली स्वेदी पेशीय संवेदनात्मक या इंद्रिय जनित अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है ना, मतलब अपने माता पिता को देखकर मुस्कुराएगा, इसी प्रतिक्रिया इसमें होती है। दूसरों को देखकर जो अपरिचित उनको डर जाएगा। फिर देखो सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। जो ये पूर्व सक्रियात्मक है, यानी कि जब 2 साल का बच्चा है, 2 से 7 के बीच का जो 2 से 7 वर्ष होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करता है, देखो अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होता है। कैसे, यानी कि इस अवस्था में जो बालक है वो अनुकरण करेगा या चित्र निर्माण है, कोई चित्र देख लिया या अनुकरण करके देख, मतलब कुछ बोल रहा है उसके पीछे मतलब देख करके उसको सुन करके अनुकरण करता है वैसा ही। तो ये मतलब भाषा के माध्यम से करेगा, जैसे कोई बोल रहा है वैसे ही भाषा के माध्यम से करेगा। भाषा के माध्यम से वो नई नई सूचनाएं जैसे इस प्रकार का अनुभव ग्रहण करता है। फिर वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है, और फिर जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, यानी 7 साल तक जा रहा है वो, तो इसी अवस्था में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा 7 साल तक के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे कामों में मदद करना स्टार्ट कर देते हैं, वस्तुओं को ऐसे क्रम से रखना स्टार्ट कर देते हैं, और रंगों को पहचानने लग जाते हैं, गिनती मतलब गिनना स्टार्ट कर देते हैं, अक्षर लिखना, और कोई नाम पूछ लेता है तो वो नाम भी बता देंगे। आप देखो अपने आसपास के बच्चों को, 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं, मतलब तो 3 साल का हो गया है ना, थोड़ा ऐसे बड़ा होएगा, 4 साल का, 5 साल का, इस प्रकार होता जाता है वो जैसे जैसे ही। फिर जैसे 7 साल तक आता है वो देखो क्या करता है, मतलब रंगों को पहचानेगा, गिनती मतलब ऐसे बोलने लग जाएगा। 7 साल के बच्चे तो आपको पता ही है कितने होते हैं, ये सारी चीजें सीख जाता है वो बच्चा, परंतु लेकिन तर्क वितर्क नहीं कर पाता है वो, इसलिए अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अब आपको बोल दे कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है भाई, जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष तक की है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये अतार्किक चिंतन की अवस्था, सब पहचान लेता है, सब कर लेता है, परंतु तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। तर्क वितर्क तब कर पाएगा वो 7 से 12 के बीच में आ जाएगा, इसमें करेगा बालक। और वो भी बालक केवल चिंतन वो करता है इसमें 7 से 12 वाले, उसके सामने जो ठोस वस्तु है, जो सामने वस्तु रखी हुई है उसको देखकर ही करता है। और इस वाली जो अमूर्त है, देखो नाम ही अमूर्त है, औपचारिक है, तो जो सामने नहीं है अमूर्त उनका ही कर लेता है, मतलब अमूर्त चिंतन होता है इसमें। तो ये आपको बिल्कुल ईजी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ के करते हो तो आप कभी ये लाइफ में नहीं भूलते हो। और जो ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक में कौन सा देखो गुण पाया जाता है, इसमें जो गुण पाया जाता है वो सजीव चिंतन पाया जाता है, जीववाद तथा आत्म केंद्रित का गुण पाया जाता है। अब आत्म केंद्रित का गुण इंपॉर्टेंट है, कैसे, अब देखो कौन सी अवस्था की बात हो रही है, ये हो रही है पूर्व सक्रियात्मक। 2 से 7 साल का बच्चा आप अपने आसपास लो। आत्म केंद्रितता किस प्रकार, यानी कि आत्म केंद्रित जो भाव है ना, उसमें बालक को आत्म यानी कि खुद को इस प्रकार लगता है कि हर चीज जैसे मेरी ही है और वही सारी दुनिया है। कोई भी मान लो, आप ऐसे समझ लो, अगर वो सोचता है कि ये कार है, ये गाड़ी है, ये सब मतलब बंगला, ये सब मेरा है, तो वो आत्म केंद्रित का उसमें गुण पाया जाता है, यानी कि वो उसको लगता है हर चीज मेरी है, वो पता नहीं क्या ही बन जाता है। इस प्रकार का इसमें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था। अब इसी में ही देखो जो ये अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है, इसमें देखो इस अवस्था के में 2 अवधि में बांटा गया। एक तो होता है जो कि प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, या इसका नाम है पूर्व प्रज्ञा काल, और एक प्रज्ञा काल यानी कि अंतर्दर्शी अवधि। ये दोनों भी थोड़ा सा देख लेना, बाकी आपको इतना ध्यान रखना है जो भी कौन सी अवस्था कैसे है, किस प्रकार है। जो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि है यानी कि पूर्व प्रज्ञा काल, ये
होती है ना, वो देखो 2 से 4 साल तक की होती है। और जो अंतर्दृष्टि अवधि होती है, अगर पूछा जाता है डीपली क्वेश्चन कि पूर्व प्रज्ञा काल कौन सी मतलब कौन से साल कौन सी अवधि होती है, तो 2 से 4 साल तक की अवधि होती है। और प्रज्ञा काल होती है इस 4 से 7 साल की। तो डीपली अगर पूछा जाता है तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए प्रज्ञा काल और पूर्व प्रज्ञा काल कौन सी अवधि होती है। और जो प्रज्ञा काल आता है, आप देखो 4 से 7 साल की अवधि होती है, ये वाले बालक होते हैं, आप देख लो ऐसे होते हैं ये बालक, जोड़ और घटाव, ये गुणा भाग, ये सारे कर लेते हैं इस वाले में, प्रज्ञा काल वाले में। आप देखना अंतर्दर्शी अवधि वाले प्रज्ञा काल वाले में जोड़ घटाव सब कर लेते हैं। और परंतु कर लेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे, पर उनमें इतना नहीं पाया जाता है कि उनके पीछे जो रूल, जो नियम छिपे होते हैं, वो उनको समझ सके। जोड़ कर लेंगे, अगर समझा दिया तो वो इस प्रकार कर लेंगे, जोड़ तोड़ के घटाव कर लेंगे, है ना, भाग कर लेंगे, गुणा, ये सब कर लेंगे, परंतु रूल का नहीं पता होता इनके पीछे क्या रूल है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड देखो, अब इस प्रकार भी पूछा जा सकता है जीन पियाजे की दूसरी अवस्था कौन सी है, तो दूसरी अवस्था का नाम ध्यान रखना। अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है तीसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी है वो है स्थूल यानी कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं इसको, या ठोस। मूर्त यानी कि स्थूल, जो सामने वस्तु है बिल्कुल उसको देख कर ही वो चिंतन करेंगे। सिर्फ सामने वाली वस्तु को अगर उसके सामने से गायब कर दी, अगर फिर पूछो तो उसके बारे में वो इतना चिंतन नहीं कर पाते हैं। वो इसमें होता है अमूर्त वाली में, थोड़े टाइम उतने टाइम रहेगा, बाद में वो खुद ही ऐसे उनके दिमाग से चला जाता है। और ये जो अवस्था होती है वो 7 से 12 वर्ष तक की होती है, स्थूल या मूर्त। और इस अवस्था में क्या होता है, जो स्थूल, मूर्त या ठोस है, इसमें वस्तुओं का वर्गीकरण शुरू कर दिया जाता है। बालक क्या करते हैं, जो वस्तु, मान लो आप एक ऐसे दो कि कोई भी चीज है, मान लो आप ऐसे ले लो, चाहे एक तरफ आप इंसान को ले लो, इधर इंसान है और एक तरफ पशु है, उनमें डीपली ऐसे मतलब पूरा वर्गीकरण कर देते हैं किस प्रकार का इसमें कौन सा है इंसान में, ना, उनको अच्छे से पहचानना। अब देखो जो स्थूल या मूर्त क्रियात्मक या ठोस अवस्था, इसमें देखो बालक के जो विचार है ना वो बड़ों के निकट होने लगते हैं। यहाँ ये कौन सी अवस्था में पहुंच रहा है, थोड़ा थोड़ा देखो, अमूर्त, औपचारिक है ना, सॉरी, अमूर्त जो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है उसकी तरफ जा रहा है, प्रौढ़ावस्था की तरफ, है ना। 12 से शुरू होकर जो प्रौढ़ावस्था तक होती है वो अमूर्त होती है। तो बालक के विचार है वो बड़ों के निकट होने लगते हैं। जैसे क्यों, कैसे, ये पूछेंगे इस प्रकार के। और इसमें देखो बालक क्या करता है, बालक जो तार्किक चिंतन होता है वो करने में समर्थ हो जाता है। बालक तार्किक चिंतन करता है, तार्किक क्रियाएं करता है इसमें। परंतु बालक का जो चिंतन होता है केवल मूर्त अवस्थाओं तक सीमित होता है। ठोस मूर्त यानी कि जो सामने रखी हुई है वहां तक ही उसका चिंतन होता है, गायब कर दो तो वहां नहीं, इस प्रकार नहीं कर पाते। जो सामने है बस वही होता है, तो उनके सामने उपस्थित वस्तु होएगी, बस वहां तक तार्किक चिंतन है, तार्किक क्रियाएं करता है। अगर उनके सामने मान लो 2 वस्तुएं रख दी तो उनके बीच तुलना कर देगा। अभी मैंने बताया इंसान, पशु को इस प्रकार कर सकता है, समानता है, समानता करना, दूसरों के दृष्टिकोण है उनको ज्यादा महत्व देता। तो पहले इधर था ना, यानी कि आत्म केंद्रितता का गुण पाया जाता है, वो इधर क्या करता है, इसमें जो आत्म केंद्रीकरण है उसको छोड़ता है, मतलब उसको छोड़ना इसी में आ जाता है। और इसमें मान लो लंबाई चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल ज्ञान, ये सब आ जाता है। दिशाओं का ज्ञान, तो कौन सी दिशा किधर है, चारों दिशाओं को अच्छे से बता देता है। और ये भी मतलब यहां तक भी योग्य हो जाता है कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है, उसमें मतलब भेद कर लेता है, यानी कि उचित अनुचित में भेद करने योग्य हो जाता है, सही गलत में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो यहाँ इस वाले में लिख लेना। एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि बालक है ना, वो जो पलट वाली का गुण विकसित मतलब जो पलट वाली होती है उसका गुण इसमें विकसित होता है, जैसे कि अपने उसको बोल देते हैं उत्क्रमणशीलता, और सब यहाँ पर सीख जाता है। तो आपको ये चीज पता होगा, ठोस मूर्त यानी कि पर उसका तार्किक क्रियाएं करेगा, परंतु जो सामने वस्तु है जो उपस्थित रखी हुई है उनको देखकर ही। और इसमें तारीख, समय, महीने, वर्ष, ये सब इनका बताने का भी बच्चा योग्य हो जाता है। फिर आती है अमूर्त यानी कि औपचारिक यानी कि सक्रियात्मक अवस्था, यह वाली होती है। ये देखो 12 वर्ष से शुरू होकर के प्रौढ़ावस्था तक चली जाती है, 15। यहाँ आकर के बच्चे का देख लो पूरा का पूरा मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तभी तो वो सामने अगर वस्तु नहीं रखी हुई है फिर भी वो उसका मतलब चिंतन कर लेता है, यानी यहाँ पर अमूर्त चिंतन होता है। सामने वस्तु नहीं है फिर भी वो चिंतन कर लेगा, तो अमूर्त चिंतन हो गया। भाई सामने वस्तु ही नहीं है तो अमूर्त यानी कि जो औपचारिक है। तो यहाँ देखो पूर्व अनुभव द्वारा पहचान करता है, कैसे, अब देखो यहाँ पर जो पहले के उनके अनुभव, उसके द्वारा बालक जो पदार्थ है, गुण है, उनकी अच्छे से पहचान कर लेगा। अगर पहले का जो भी उनका अनुभव है और अमूर्त चिंतन का आपको पता चल गया। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर
कि अगर कोई भी बालक विचार करता है तो उसके सामने जो यहाँ मूर्त वस्तु देखकर की जाती है ना, वो जरूरत नहीं पड़ती भी सामने वस्तु रखी हो तभी करे, ठीक है। और इस अवस्था में देखो कल्पना शक्ति, विचार शक्ति तो यहाँ अमूर्त हो रहा है, यानी कि अमूर्त चिंतन है, तो यहाँ पर ये सब है, आपको पता चला इस अवस्था में कल्पना शक्ति, विचार, निरीक्षण शक्ति, तार्किक शक्ति, समस्या समाधान आदि मानसिक योग्यताओं का सबका पूर्ण विकास हो जाता है, तभी तो वो अमूर्त चिंतन करता है। और ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो ये वाली चीज, ये आपके बहुत ज्यादा काम की है कि इस अवस्था में कौन सी जो अमूर्त औपचारिक अवस्था है जो 12 वर्ष से होकर प्रौढ़ावस्था तक की है, इसमें देखो इस अवस्था में बालक है वो निगमन तर्क, यानी कि निगमन तर्क होता है नियम से उदाहरण की ओर, पहले नियम और फिर उदाहरण बताया जाता है। नियम जो निगमन तर्क है वो देने के योग्य हो जाता है इस अवस्था में, रूल से एग्जाम्पल की ओर चल जाता है, मतलब आराम से निगमन तर्क वही होता है, पहले नियम फिर उदाहरण। सामान्य से विशिष्ट हो गया, सूक्ष्म से स्थूल हो गया, मूर्त से अमूर्त, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। तो ये चीज इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये देख लो एक बार चारों स्टेज कौन से हैं, और मेरे को आप लोग बता देना क्या आप लोगों को ये वाला समझ में आया, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, इनके ये चारों स्टेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये रट लेना है, अच्छे से ध्यान रखना है।